ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एस 810 के बारे में। एस 810 का क्या नाम है? इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम होता है एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हमने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ना, ठीक है, उसी से ही हम क्या कर रहे हैं, एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी कम डिटेल होगी कंपेयर टू मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे मेन फाइनेंशियल है वो किसी और ने बनाया हो, समरी वाले फाइनेंशियल किसी और ने बनाया हो? तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के ऑडिटर क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए, ठीक है। पूरा ऐसे अगेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एक्सेप्टेंस करोगे उस टाइम पे आप क्या क्या ध्यान रखोगे, सेकंड आप प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करोगे, और तीसरा पॉइंट आएगा हमारा ओपिनियन को लेके कि भाई आप जब ओपिनियन देने जाओगे उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोला है कि पहली बात तो वही ऑडिटर इसको एक्सेप्ट करेगा जिसने क्या करा होगा, जिसने हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या किया होगा, ऑडिट किया होगा, ठीक है। देन सेकंड, जब आप इसको एक्सेप्ट करने जाओगे ना, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखोगे। सबसे पहले कि भाई जो मैनेजमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाती है वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने जाती है वो एज़ पर अप्लाइड क्राइटेरिया बनाने जाती है। तो जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब अप्लाइड क्राइटेरिया का मतलब क्या? तो अप्लाइड क्राइटेरिया में आते हैं टोटल में 4 पॉइंट। जब आप देखोगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। पहला है भाई नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, एंटिटी किस नेचर की है। दूसरा है पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। तीसरा, उसके इंटेंडेड यूज़र का नीड क्या है, ठीक है, किसके लिए, जो इसके लिए बना रहे हैं उसको उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं। एंड देन चौथा कि भाई जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए एज़ पर द सर्कमस्टेंसेस। तो ये 4 फैक्टर्स हमें याद करने हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया? पर्पस, नेचर, इंटेंडेड यूज़र का नीड, एंड उसके बाद इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग, ठीक है। ये क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाके फिर आप मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करोगे कि भाई आप जो है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाना वो एज़ पर अप्लाइड क्राइटेरिया ही बनाने जाना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप ये लिखोगे कि भाई देखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यू शुड मेक श्योर कि भाई जो हमारे एक्चुअल पूरे फाइनेंशियल है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी अवेलेबल होने चाहिए टू द इंटेंडेड यूज़र विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। उन सबको वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आप कैसे मेक श्योर करोगे कि भाई ये जो है वो विदाउट डिफ़िकल्टी आप अवेलेबल होगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन करोगे कि ये इसके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहाँ पर अवेलेबल है और किससे लिए जा सकते हैं। तो फ्रॉम होम और वेयर दे आर अवेलेबल। एंड सेकंड पॉइंट आप ये लिखो, आप ये मेक श्योर करोगे कि भाई जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर होने चाहिए। और तीसरी चीज़ आप ये मेक श्योर करोगे कि आपके लिए जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने क्या करके रखा होना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस बना के रखा होना चाहिए जिसके हिसाब से वो लोग उसको अवेलेबल कर पाएँ, रेडिली उनके लिए एक्सेस हो पाए। तो एज एन ऑडिटर आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक। इसके अलावा आप ये मेक श्योर करोगे कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटर क्या करे, जो उसके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ऊपर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट अलग से देने जाए, ठीक है। और ये बोले कि भाई जो ऑडिटर है उसने इन चीज़ों को क्या करा है, ऑडिट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया कि भाई वही एक्सेप्ट करेगा जिसने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। सेकंड, जब एक्सेप्ट करने जाओगे तो अप्लाइड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट को बोलो कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद थर्ड चीज़ कि भाई सबके लिए अवेलेबल कराओ। एंड फोर्थ चीज़ कि भाई उसके ऊपर रिपोर्ट देने जाओ, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप अग्री करोगे मैनेजमेंट के साथ कि भाई आपको क्या फॉर्म चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए अपने ओपिनियन का। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या करने जाएंगे, एक्सेप्ट करने जाएंगे। तब देखो, जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे हम ये प्रिज्यूम करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं उन्होंने अप्लाइड क्राइटेरिया जो होगा वो फुलफ़िल किया है जब उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे। तो ये हम मान कर चलेंगे, ठीक है। ये एक MCQ भी है, इसके लिए स्पेसिफिकली याद रखना। देन इसके बाद अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बिफोर एक्सेप्टेंस और एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पे हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, तो टोटल प्रोसीजर हमारा स्टेप बाय स्टेप जैसे नॉर्मल सारी बातें बोली गई है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई आपके जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके मेन जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ मैच होने चाहिए। मैच होने चाहिए क्यों? क्योंकि बनाए वहीं से है ना, तो आपस में दोनों कैसे होना चाहिए, मैच करना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि भाई जो चीज़ें हैं जो आपने डिस्क्लोज करके रखा है वो समरी नेचर में होना चाहिए।
एज वेल एज आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके कहाँ है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दे के रखनी है। तो सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या हो गया ये। तीसरा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ है और कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं आप ये भी बता के रखोगे। आपका अप्लाइड क्राइटेरिया जो भी है वो आप डिस्क्लोज करने जाओगे। अप्लाइड आपने बनाया एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया आप ये भी डिस्क्लोज करने जाओगे, ठीक है। आपके फाइनेंशियल जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। एज वेल एज आपको जो भी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने अवेलेबल कराने विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, आप ये मेक श्योर करोगे। तो कैसे पॉइंट्स में कैसे याद रखना है, सबसे पहले मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद आप डिस्क्लोज करोगे कि भाई ये समरी है, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से लेने जाएँ, कैसे लेने जाएँ, और विदाउट डिफिकल्टी वो उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद क्राइटेरिया की बात करी जाएगी। क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या है, आपने उसके हिसाब से बनाया है और आपकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग नहीं है। डन, ये हो गया नेचर ऑफ प्रोसीजर, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट हमारे ऐसे का। इसके बाद बात आती है ओपिनियन के लिए, ठीक है। तो ओपिनियन में क्या बोला गया है, अगर आप क्या देने जा रहे हो, अब आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने जा रहे हो। आपके जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी शायद अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। तो दे आर टू केसेस। पहला क्या होगा, कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है फेयर समरी। कंसिस्टेंट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने जो सेपरेट फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाए होंगे वो हमने एज पर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क बनाए होंगे। एक दो तरीके के फ्रेमवर्क होते थे, एक होता था कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, एक होता था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो जब हम कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएंगे तो हम बोलेंगे ये क्या है, कंसिस्टेंट है। जब हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएंगे तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये फेयर समरी है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। आप मान के चलो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो आपका लैंग्वेज क्या होगा, मतलब आप किस तरीके से लिखने जाओगे। तो आप ये लिखोगे कि भाई हमारे ओपिनियन में जो ये अब्रेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आए हैं, ये पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, इस साल के लिए आए, ठीक है, और ये क्या है, ये फेयर समरी प्रोवाइड करते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सेबी के रेगुलेशन है, गैप है, वो सब हमने क्या करा है, फुलफिल किया है। तो क्लियरली आपके ओपिनियन में मेंशन होना चाहिए अगर आप क्या दे रहे हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा फेयर ओपिनियन देने चाहेंगे, ठीक है। देन अगर लॉ एंड रेगुलेशन कोई स्पेसिफिक वर्डिंग प्रोवाइड करता है कि भाई आपको ओपिनियन देते टाइम आपको ये देना है, तो जो पहली चीज़ें बोली वो तो सब आपको देने जाना ही जाना है। एज वेल एज आप फर्दर प्रोसीजर लगाने जाओगे कि भाई हम ओपिनियन में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पर जब आप ओपिनियन देने जाओ उस टाइम पे आप, क्योंकि एज एन यूज़र को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो यूज़र को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए आप क्या करोगे, एडिशनल एक्सप्लेनेशन देने जाओगे, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम नहीं हो पा रही है, तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप उस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करो, या जब तक लॉ एंड रेगुलेशन आपको कंपलसरी ना बोले कि भाई करना ही करना है तब तक, ठीक है। ये बात की गई है लॉ एंड रेगुलेशन पे ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब आपको कब रिपोर्ट देने जाना है, कैसे रिपोर्ट देने जाना है, क्या टाइमिंग रहेगा, वो सब तो आप हमेशा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बाद ही दोगे। कॉमन सेंस है ना, क्योंकि देखो पहले वो बना उसके बाद उसके बेसिस पे आप ये वाला बनाने जा रहे हो, तो आपका हमेशा उसके जो आपका समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका डेट हमेशा जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बाद होगा। एज वेल एज जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके बनने के बाद होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो डेट है क्योंकि वो बाद में आने वाली है, आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बाद में होगी जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट से, ठीक है। तो दोनों के बीच में टाइम हो सकता है कि भाई मेन का ऑडिट रिपोर्ट बना 20 मई को, समरी का ऑडिट रिपोर्ट बना 20 जून को, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम आ रहा है तो देयर मे बी चांसेस कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो, तो क्या हम वो सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर करने जाएंगे, क्या नहीं करने जाएंगे। क्यों नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि हम समरी पे दे रहे हैं तो हम जो हमारा मेन था हम सिर्फ वही देने वाले, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देने वाले, हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाने जाओगे तो आपका क्या फॉर्मेट रहेगा, पहले टाइटल दोगे, किसके लिए बना रहे हो, एड्रेस ही बताओगे कि भाई ये नेचर ऑफ एंटिटी है, ये टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है, ये पर्पस है हमारा बनाने का। उसके बाद आप दोगे उधर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या आएगा कि भाई कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने चेक किए हैं जो आपने एसएफएस में इंक्लूड करें। सेकेंड आप बताओगे कि भाई आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे हैं,
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी यहाँ पे रेफरेंस दोगे, ठीक है, और आप वो फैक्ट भी बताओगे कि किसके बेसिस पे आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। भले ही आपने बता दिया कि भाई देखो एक ऑडिट रिपोर्ट है हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फिर भी आप यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा में, ठीक है। 3 पॉइंट हुए, पहला कि भाई टाइटल की कौन कौन से स्टेटमेंट है, सेकंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और उसकी ओपिनियन के बारे में, रिपोर्ट में जो ओपिनियन दिया उसके बारे में। इसके बाद आपकी क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो है, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पहले आ गई थी, और जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बाद में आई है, और उनके बीच में कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट आपने अभी कंसिडर नहीं किया है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में आप ये भी बोलने जाओगे कि भाई हमने कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर नहीं किया है। डन। इसके बाद आप ये मेंशन करोगे कि भाई आप अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर के ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हो, तो उसको पढ़ने के कारण आपका जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, आप उसको एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ नहीं कर सकते, मतलब समरी को एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ नहीं कर सकते आप ऑडिट जो मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करने जानी है, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलोगे कि भाई हमने अप्लाइड क्राइटेरिया लिया है और मैनेजमेंट ने अप्लाइड क्राइटेरिया इस बेसिस पे चूज़ किया है। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जाएगा। जब ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा तो वो कैसे लिखेगा कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्सप्रेस करें अपना ओपिनियन ऑन दिस एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बेस करते हैं ऑन द प्रोसीजर जो कंडक्ट किए गए एज पर दिस, ऐसे कौन सा 810 जो कि इशू करता है कौन, ICAI। तो आप ये चीज़ मेंशन करने जाओगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी आपने, ये ऐसे आप अपना ओपिनियन देने जाओगे। जब आप ओपिनियन देने जाओगे तो हमने अभी पढ़ा था ना कि हम अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो हम कैसे देने जाते हैं, तो हम वो देखने जाएंगे। फिर ऑडिटर सिग्नेचर करेगा, डेट ऑफ रिपोर्ट देगा एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर बताएगा। तो बेसिक ये सारी चीज़ें बतानी है। यहाँ पे कहीं पे भी की ऑडिट मेटा पैराग्राफ नहीं आता, वो हमारा मेन में क्लियर हो जाता है। ये ऑलरेडी समरी है, तो समरी में और क्या समरी करना चाहिए। तो इधर की ऑडिट मेटा पैराग्राफ के बारे में कुछ नहीं बोला था। डन। ये सारी बातें कर ली हमने। नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट अगर हमारी रहती है और उसमें अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन रहता है तो अब देयर आर चांसेस कि भाई यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन हो। तो मॉडिफाइड ओपिनियन में पहला क्या बोला गया है कि अगर आपका क्या है, आपके जो मेन फाइनेंशियल है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके अंदर क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ है या अदर मेटा पैराग्राफ है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा है तो और ऑडिटर को क्या लगता है, ऑडिटर स्टिल सेटिस्फाई है कि भाई हमने क्या करा है, हमने अपना अप्लाइड क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है और हम अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप देखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि भाई जो मेन है वहाँ से हमने ये बनाया, तो बनाया तो आपने ठीक ही बनाया है ना, पर क्योंकि आपके जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या है, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन आ रखा है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन आके रखा है, तो आपको यहाँ पे भी लिखने जाना पड़ेगा कि भाई हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसका क्या बेसिस था और उसका क्या इफेक्ट आया है हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे भी बोलने जाना पड़ेगा। सेकंड क्या हो सकता है कि मान के चलो वहाँ पे एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे भी क्या करने जाना है, आपको यहाँ पे भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने जाना है कि भाई हमारा जो मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, उसमें एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, उनका क्या बेसिस है, ठीक है। और एज वेल एज आप ये भी बताओगे क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या है एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो हमारे लिए इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा कि हम यहाँ पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने जाए। कोई मेजर प्रॉब्लम होगा तो ही आपने क्या करा होगा, एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया होगा, तो इसके लिए क्या बोला हुआ है, फिर आप यहाँ पे ओपिनियन मत दो, वो इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। तीसरा सिचुएशन क्या है कि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो आप किसके ऊपर, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो कब दोगे। देखो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हो क्या रहा होता है, जो हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहीं से हम समरी बना रहे हैं। अब समरी बनाने में मॉडिफाई क्यों हो जाएगा, अगर वो ठीक है तो ठीक रहेगा या नहीं है तो नहीं रहेगा। तो दे आर चांसेस, दो ही रीज़न है क्या हो सकता है। पहला तो क्या है कि आपने जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एज़ पर अप्लाइड क्राइटेरिया नहीं बनाए। अगर ऐसा होगा तो फिर आप बोलने जाओगे कि भाई ये तो क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन वाला केस हो गया। तो पहला कि भाई जो आपकी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी कंसिस्टेंट नहीं है विद सारे क्राइटेरिया के साथ। और दूसरा आपका पॉइंट हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट को आपने बोला फिर भी मैनेजमेंट ने चेंजेस वगैरह नहीं करे। अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो आप क्या करने जाओगे, आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करने जाओगे, ठीक है।
क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप सेम पॉइंट डालोगे कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, ना इसका यूज़ करें, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू फॉर दी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे डाला था ना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में रिस्ट्रिक्शन, सेम टू सेम यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन डालने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कंपैरेटिव वाला पॉइंट आता है। कंपैरेटिव वाला पॉइंट क्या, देखो जब हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव बना रहे होते हैं, पर क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा कंपैरेटिव बनाना ज़रूरी है क्या? नहीं है। तो अगर आपको रीज़नेबल लगता है कि नहीं बनाना है तो मत बनाओ। अगर आप नहीं बनाने जा रहे हो तो आप उसका इफेक्ट देखोगे कि भाई उसको छोड़ने से, उसको ओमिट करने से क्या इफेक्ट आने वाला है ऑन दी ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कंपैरेटिव दे रहे हो, देखो पहला तो क्या बोला, नहीं दे रहे हो चलेगा, ठीक है चलेगा, पर आप उसका इफेक्ट देख लो। पर अगर आप देखने जा रहे हो कि भाई आप वहाँ पे कंपैरेटिव भी दे रहे हो, अगर कंपैरेटिव दे रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे 710 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जाना है। ठीक है, ये हुआ। देन इसके बाद 2 एक्स्ट्रा में पॉइंट बोले गए। पहला बोला हुआ है कि भाई कोई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो यू शुड मेक श्योर कि भाई वो क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। अगर नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन अलग से नहीं दिख रहा है, तो यू शुड आस्क मैनेजमेंट कि भाई उसको चेंज करने जाए। अगर मैनेजमेंट उसको रिफ्यूज़ करती है तो आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करोगे कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने कवर नहीं करी है ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा हमारा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हमने पढ़ा था एज़ पर ऐसे 720 कि भाई अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है एज एन ऑडिटर, जब आप चेक करने जा रहे हो तो आप बोलोगे मैनेजमेंट को कि भाई इसको ठीक करो, इसको रिवाइज़ करो, और अगर वो रिवाइज़ नहीं करते हैं तो यू विल टेक द अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन। ठीक है, तो मेजर हमारे ओपिनियन के ऊपर यही सारी बातें करी गई है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और बोले गए हैं। एक क्या बोला गया है कि देखो आपसे ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराया, ठीक है, पर जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लगा रहे हैं ना, उस टाइम पे आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगा रहे, तो दैट इज़ द इशू। ठीक है, तो ऑडिट हुआ है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये बोला जा रहा है, पर वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाया जा रहा है। तो एज एन ऑडिटर आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट कंप्लाई कर देता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करता है, आपसे अग्री नहीं करता है, तो यू विल टेक दी अदर एक्शन जो भी पॉसिबल होंगे टू प्रिवेंट कि भाई आपको इनअप्रोप्रिएटली वहाँ से एसोसिएट ना किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये, और सेकंड क्या कि भाई ऑडिटर ने ना खाली फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही रिपोर्ट दिया है। ठीक है, उन्होंने वही वाला ऑडिट रिपोर्ट बनाया है, पर मैनेजमेंट ऐसा प्रिटेंड करता है या ऐसा दिखाता है कि आपने ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाया और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट दी है। ऑडिटर को ये बात पता चली कि भाई आपको रेफ़र किया जा रहा है इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, तो आप क्या करने जाओगे, तो सबसे पहले आप रेफरेंस दोगे, और किस चीज़ का रेफरेंस दोगे कि जो ऑडिटर है उसने खाली रिपोर्ट दी है ऑन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब आप ये रेफरेंस देने जाओगे तो जो आप स्टेटमेंट दोगे वो स्टेटमेंट में क्लियरली दिखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से भी ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि आपने रिपोर्ट दी है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर दोनों ही कंडीशन आपकी ऐसा सिचुएशन आ रही है तो आप क्या, अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपके लिए आ रही है तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि भाई वो अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज करने जाए, और अगर नहीं तो फिर दे ही विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, जो इसको ठीक लग रहा है वो।